नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, समय बर्बाद किए बिना आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। आज हमारी सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी की पेडागोजी होगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 55 तक डिस्कस किए जाएंगे। और मित्रों, ये हमारी 4th क्लास है, यानी कि चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। देखिए, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो है पॉजिटिव और नेगेटिव। ये मेरी बेस्ट ट्रिक्स हैं और ये ऐसी ट्रिक्स हैं कि सीटेट के फर्स्ट पेपर में जो सीडीपी का पोर्शन होता है, सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, पेडागोजी यानी कि हर सब्जेक्ट की पेडागोजी, वो 90 मार्क्स का होता है। और अगर आपने मेरा नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों समझ लिए ना, तो 90/90 आएंगे। बहुत बच्चे पैडा से घबराते हैं और पैडा में चुटकियों में सॉल्व करवा देता हूँ। और सेकंड पेपर की बात करूँ तो इसमें 75 मार्क्स का पोर्शन होता है सीडीपी का, तो इसमें भी 75/75 आ सकते हैं। कहीं एक आध दो नंबर रह जाएँ तो रह जाएँ। तो मित्रों, आज तो जो हमारी पैडा है वो एसएसटी की यानी कि सेकंड पेपर की हम बात करेंगे। सेकंड पेपर का मतलब हो जाता है कि बच्चा हमारा छठी क्लास से लेके 8वीं या 10वीं क्लास तक का बच्चा है, यानी कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, तो हम उसी हिसाब से पैडा को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं, वो तो देखो तुम्हें समझ नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तब तक काम नहीं काम बनने वाला नहीं है। तो इसको समझने का जो सबसे बेस्ट तरीका वो ये है कि आप मेरी जिस सब्जेक्ट की भी क्लास देख रहे हैं वो सारी क्लासें सीरियल वाइज देखें। अगर सीरियल वाइज देखेंगे तो उससे होगा क्या कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा, उस समझ जाओगे आप उसको अच्छे से। फिर आपका तुरंत जो पैडा है या जो सीडी है तुरंत के तुरंत सॉल्व होने लगेगी, आपको बहुत कम टाइम लगेगा। दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन करना है, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिले। अगर क्लास छूटेगी तो फिर बहुत कुछ छूट जाता है, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन करना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। क्वेश्चन नंबर 46। देखिए, जिन बच्चों के पास पीडीएफ वो पीडीएफ निकाल लो, और जो थ्योरी मैं यहाँ पे बताता हूँ ना वह उतनी ही लिखते जाना है। सीटेट में इतनी ही आती है। और जो मेरे एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, थ्योरीज एंड थिंकर्स, थ्योरीज एंड थिंकर, इस पे जितनी थ्योरी मैंने दे रखी है, जितनी थिंकर्स के बारे में बता रखा, आप उनको देखते जाओ और धीरे धीरे मैं और उसमें वीडियो ऐड करता जाऊँगा। उसी लेवल का सीटेट में थ्योरी का पोर्शन आता है, उतना आपके लिए पर्याप्त होगा। बाकी चलिए आज हम पैदा करते हैं एसएसटी की। क्वेश्चन नंबर 46। विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो भाई देखो, सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सी होगी? जो पॉजिटिव होगी। हमें क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ना है कि वो नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है, क्योंकि जो सेकंड पेपर में जो 75 मार्क्स का पोर्शन है सीडीपी का, इसमें सिर्फ वो या तो पॉजिटिव पूछता है या नेगेटिव पूछता है, बस आपको पता नहीं है, वो अब आप सीख जाओगे। तो पॉजिटिव देखिए, परियोजना विधि पॉजिटिव, स्रोत विधि पॉजिटिव, कहानी सुनाने वाली विधि, ये देखो जो प्राइमरी लेवल होता है यानी कि जो फर्स्ट पेपर होता है यहाँ ज़्यादा अच्छी होती है, बाकी यहाँ पे भी ठीक है, ये भी पॉजिटिव, पूछताछ विधि पॉजिटिव। देखो भाई, चारों पॉजिटिव हैं। और सीटेट में ऐसे कई क्वेश्चन फंसेंगे जिसमें आप 2, 3, 4 इन ऑप्शंस में अटक जाओगे, तो 2 में अटक जाओगे या 3 में या चारों में ही अटक जाओगे। जब आपके साथ ऐसा हो तो आपको मैं 3 मंत्र देता हूँ। पहली चीज़ देखो, विस्तार। तो भैया परियोजना विधि, स्रोत विधि, कहानी विधि, पूरी सारी विधियाँ एक जैसी, इसमें विस्तार वाली तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। दूसरा पॉजिटिव, देखो अगर वो पॉजिटिव पूछ रहा है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसको भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो इतिहासकार के समान सोचना है, तो हम उस विधि का प्रयोग करेंगे जिस विधि में बच्चों को वास्तविक अनुभव मिले, यानी कि बच्चा करके सीखे, देख के सीखे, ये विस्तार ज़्यादा होगा। अब देखो, परियोजना में भी सीखते हैं, लेकिन जो ये स्रोत विधि है ना स्रोत विधि में क्या है कि हम जब इतिहास पढ़ाते हैं तो इतिहास हम स्रोतों के माध्यम से पढ़ाते हैं। जैसे सपोज करो हमें आर्किटेक्चर पढ़ाना है बच्चे को, अरे तो ले जाओ लाल किला दिखाने, लाल किले का आर्किटेक्चर देख लेगा। पुराने किले ले जाओ, पुराने किले का देख लेगा। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होगा। इसको ही हम बोलते हैं स्रोत विधि, यानी कि हम जिस चीज़ को पढ़ा रहे हैं उसका स्रोत क्या है। तो जब हम वहाँ ले जाएंगे बच्चों को, वहाँ देखेगा तो वो भी सोचेगा, अच्छा ऐसा था, ऐसा हुआ होगा, ऐसा किया होगा, ऐसे बनाया होगा, तब तो मशीनें नहीं थी, तब तो ये नहीं था। तो बच्चे को यहाँ पे ज़्यादा विस्तार मिलेगा, ज़्यादा सीखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे स्रोत विधि। कहानी विधि में क्या है, अभी कहानी सुना दोगे, कुछ बच्चे सुनेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। पूछताछ, पूछताछ विधि से ठीक है, पूछताछ विधि प्राइमरी लेवल पे ज़्यादा अच्छी होती है बजाय कि सेकेंडरी लेवल पे।
पूछताछ में भी बच्चा उतना नहीं सीखता। इस उम्र का बच्चा बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, तो आप ऐसी विधि करवाओ जिसमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा वास्तविक अनुभव मिले। आंसर इज सेकंड। कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि, भाई पॉजिटिव। मैंने बताया ना, जो होना चाहिए या जो सबसे अच्छा हो या जो सबसे उपयोगी वो पॉजिटिव होगा, जो नहीं होना चाहिए वो नेगेटिव। इसी तरह से क्वेश्चन को पढ़ो। तो पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिविटी देखेंगे। किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, विशेषज्ञ जो है ये नेगेटिव है, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी, क्योंकि आपका जो विशेषज्ञ है ना, यानी क्लास के अंदर जो विशेषज्ञ है वो अध्यापक है। अध्यापक ही सारे रोल निभाएगा, किसी बाहर वाले को बुलाने की जरूरत नहीं है। एक कहानी सुनाना, अगर अकेली कहानी आए तो नेगेटिव होती है, ध्यान रखना। किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, यात्रा आयोजित करना, भ्रमण करना पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि इससे बच्चा मैक्सिमम सीखता है। भ्रमण पे जाएगा, चीज़ों को देखेगा, उन्हें छुएगा, उन्हें करके देखेगा, तो सबसे ज़्यादा सीखेगा। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, देखिए जो फिल्म दिखाना है ये पॉजिटिव होता है, लेकिन लगभग 60% ही पॉजिटिव होता है। देखिए जो दिखाने वाली चीज़ है ना, अब फिल्म दिखा रहे हो तो क्या बच्चा यहाँ सुन भी रहा है, देख भी रहा है ना, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। अदरवाइज फ्लैश कार्ड दिखाना, फिल्म दिखाना, सूखी नदी दिखाना, लकड़ी के भंडार दिखाना, ये सब नेगेटिव होते हैं। अब पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव पूछ रहा था यात्रा आयोजित करना, क्योंकि यहाँ पे आप कारखाना बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, कारखाने ले जाओ, बच्चा मशीन देख लेगा कैसे चलती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है या और कुछ यूज होता है, इसमें क्या बनता है, कैसे बनता है, पूरी प्रोसेस को उसमें समझ लेगा। तो भाई पॉजिटिव क्या है? यात्रा आयोजित करना या भ्रमण करना, ये पॉजिटिव होता है, तो आंसर हो गया थर्ड। अब देखो, अगर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, आप इसके अभ्यस्त हो गए, तो आपको आंसर कितनी जल्दी मिलेगा ये देखिए, मैं करके दिखाता हूँ एक बार। विशेषज्ञ नेगेटिव, अकेली कहानी नेगेटिव, फिल्म दिखाना लगभग नेगेटिव, लेकिन यात्रा आयोजित करना या भ्रमण पर जाना पूरी तरह से पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव ही पूछ रहा था, इसलिए आंसर थर्ड। अब इसमें कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सीखने हैं। वो कैसे सीखोगे? देखो उसका तरीका मैं बता देता हूँ। आप मुझसे पीडीएफ मंगवा लो, मेरे पास पीडीएफ, आप मुझे मैसेज कर देना, मेरा नंबर पर मैं पीडीएफ भेज दूंगा, और फिर उसमें प्रैक्टिस करो। लगभग 3000 क्वेश्चन हैं सीटेट के, और मैंने इस तरह से नोट्स बनाए हैं कि सीडी के जो नोट्स हैं वो सिर्फ फर्स्ट पेपर के लिए नहीं है, सीडीपी के फर्स्ट पेपर में भी यूज होंगे और सेकंड पेपर में भी यूज होंगे, बस थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो इस तरह से जब आप 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, और एक ही चीज़ क्या, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि आपने एक तरीके के 3000 बार प्रैक्टिस कर ली, तो आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे, फिर आपको सीटेट पास करने से कोई नहीं रोक सकता भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी? सबसे अधिक उपयोगी कौन सी होगी? जो पॉजिटिव होगी। तो देख लो, कहानी सुनाना कुछ हद तक पॉजिटिव होता है, परिचर्चा करना पॉजिटिव, वाद विवाद पॉजिटिव, क्षेत्र भ्रमण पॉजिटिव। अब ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि इसमें बच्चों को वास्तविक अनुभव मिलेगा, यानी कि ऐसा कई बार होगा। देखो इसमें चारों आंसर लग रहे थे, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर। जब आप चारों में फंस जाओ, 3 में फंस जाओ, 2 में फंस जाओ, तो आपको क्या करना है? आपको पहली चीज़ देखनी है, फर्स्ट 3 मंत्र हैं इसके। पहला विस्तार। अब देखो कहानी सुनाना, क्लास के अंदर आप कहानी सुना रहे हो, बच्चा कहानी सुन रहा है, कुछ बच्चे इमेजिन कर भी सकते हैं, कुछ नहीं भी करेंगे। परिचर्चा, बातचीत करना, कुछ बच्चे ध्यान लगाएं, हो सकता है लगाएं। वाद विवाद, वाद विवाद में 2 बच्चे वाद विवाद करते हैं, एक नेगेटिव बोलेगा, एक पॉजिटिव बोलेगा, हो सकता है और बच्चे ना सीखें। लेकिन अगर आप क्षेत्र भ्रमण पर बच्चे को ले जा रहे हो, तो यहाँ सारे बच्चे कुछ ना कुछ जरूर सीख के आएंगे। भाई जिसका जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से बच्चा उसको देखेगा, उस भ्रमण को समझेगा, उस भ्रमण को देखेगा, उस भ्रमण को लेगा, तो वो कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा। तो यहाँ विस्तार ज़्यादा, तो पहले में ही आपका काम चल गया, इसको आप आंसर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? अब भाई बल किस पे देगा? जो चीज़ पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव चीज़ पे बल देगा ना, नेगेटिव पे तो देगा नहीं बल। तो भाई पॉजिटिव चीज़ ढूंढेंगे। रट करके सीखना, रटना, याद करना, स्मरण करना, प्रत्यस्मरण करना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, सुनाना, दोहराना, नकल करना, ये सब लिख लो। बिल्कुल नेगेटिव है, पूरी तरह से नेगेटिव है। दूसरा देखेंगे, अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना। अब देखो क्या कह रहा है वो, सामाजिक व राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक, अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना। देखो संश्लेषण जो है ये लगभग पॉजिटिव होता है, तो हाँ इससे सीख सकता है। जो अवधारणाएं हैं उनके बाद उनका संश्लेषण करना है, उनकी खोजबीन करनी है, सीखना है, तो ठीक है। वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, वास्तविक जीवन पॉजिटिव है। परिभाषाओं द्वारा सीखना, परिभाषा, नियम, अनुशासन, ये नेगेटिव होते हैं। बच्चों को परिभाषा नहीं रटवानी है, हमें उसे एक्चुअल एक्सपीरियंस देने हैं। अब देखो एक तो ये नेगेटिव हो गया, एक ये नेगेटिव, पहला और चौथा। अब आंसर है हमारे पास 2,
तो मैंने बताया जब आप फंस जाओ तो फिर क्या देखो, पहले नंबर पे देखो कि विस्तार कहाँ है सबसे ज़्यादा। तो अगर मैं तीसरा पढ़ूँ तो ये कह रहा है वास्तविक जीवन जो है उसकी स्थिति दिखाना। अब वास्तविक जीवन दिखाने का मतलब यानी कि बच्चा जो घर में रह रहा है, अपने पड़ोस में रह रहा है, अपने समुदाय में रह रहा है, वैसा ही आप एनवायरनमेंट अपने स्कूल में तैयार कर रहे हो या बच्चे को भ्रमण के लिए समुदाय में ले जा रहे हो, तो वो वहाँ पे ज़्यादा सीखेगा। वास्तविक जीवन ज़्यादा पॉजिटिव है, ये एक्चुअल है, यहाँ करके सीखेगा बच्चा। तो थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। जबकि अवधारणाओं का संश्लेषण यानी कुछ अवधारणाएं हैं सामाजिक में या राजनीतिक जीवन में, उस पर आप संश्लेषण कर रहे हो क्लास में बैठे बैठे, उसके मुकाबले थर्ड जो है ये ज़्यादा विस्तारित है, और जो ज़्यादा विस्तारित है वो आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी। अब सबसे अधिक उचित कौन सी होगी, देखिए वो ये कह रहा है कि सबसे अधिक उचित होगी। अब सबसे अधिक वही उचित होगी जो पॉजिटिव होगी, यानी कि बच्चा जिसमें कंफर्टेबल फील करे, बच्चा जिसमें सबसे ज़्यादा सीखे, वो पॉजिटिव होगी। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाले उत्पादों को देखने के लिए जाना। देखो, देखने से बच्चा सीखता तो है, लेकिन तभी तक सीखता है, उतना ही सीखता है जब तक चीज़ उसकी आंखों के सामने रहती है। तो देखना लगभग लगभग नेगेटिव होता है। दिखा दो, हाँ भाई ये देख लो, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और देख लिया बच्चे ने, बात खत्म हो गई, बात आई गई हो जाती है। अखबार और पत्रिकाओं से बाजार पर कोलाज तैयार कराना, यानी कि जो अखबार है या जो पत्रिका है उसमें बाजार की कोई चित्र है, कोई फोटो है, उसका एक कोलाज तैयार करवाना। चलो बच्चा इसको खुद करेगा तो ये कुछ हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी इसको नेगेटिव कर देता हूँ। कोलाज से भी बच्चा कुछ नहीं सीखता, इधर से काटा उधर से काटा चिपका दिया, कोलाज तैयार हो गया, तो ये भी लगभग नेगेटिव होता है। कक्ष में बाजारों से खरीदे हुए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाना। अब ये प्रदर्शनी लगाना, ये भी तो दिखाना ही है, तो ये भी नेगेटिव। देखो, मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ कि भी नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं है। सीटेट में क्या होता है, जो ये चारों ऑप्शन होते हैं ना, इन चारों ऑप्शनों का वेटेज होता है, भार होता है, यानी कि इससे बच्चा हर ऑप्शन से कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सीखता है। लेकिन हमें वो ऑप्शन देखना है जो सबसे ज़्यादा बच्चे को सिखाया, जिससे बच्चा 100% सीख रहा है। वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा नेगेटिव पॉजिटिव से। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड हैं ये आपको हेल्प करते हैं उस ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए जिसका वेटेज कम है। तो देखिए, ये दिखाना नेगेटिव, कोलाज तैयार करना नेगेटिव, प्रदर्शनी ये भी लगभग नेगेटिव। अब देखो, तो ये तो तीन जो है लगभग लगभग नेगेटिव हो गए। अब चौथा देखते हैं, यानी कि पहला, दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना। अब देखो, इसमें क्या करेगा बच्चा, दुकानदार सामान खरीद रहा है, पूछेगा दुकानदार से कि भैया कितने का खरीदते हो तुम। उसने कहा भाई 10 रुपये का खरीदता हूँ। बेचते कितने हो, 15 रुपये का। ऐसा क्यों करते हो, इससे मुझे लाभ होता है। अच्छा, कभी मान लो कोई सामान आपका, सब्जी वाले सामान पूछ रहा है कि टमाटर खराब होने लगे तो क्या करते हो, भाई तो कम रेट में बेच देता हूँ ताकि कम नुकसान हो। हानि तो होती है लेकिन कम होती है। तो यहाँ पे बच्चा प्रैक्टिकली चीज़ें देख रहा है, तुलना कर रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, इसलिए यहाँ पे बच्चा ज़्यादा सीखेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है। लिंग मूलक भेदभाव का मतलब होता है लैंगिक रूढ़िबद्धता, यानी कि अच्छा, लैंगिक रूढ़िबद्धता या लिंग मूलक भेदभाव क्या होता है, भाई किसी भी लिंग को, किसी भी जेंडर को कुछ चीज़ों के साथ फिक्स कर देना। जैसे मान लो कपड़े हैं कि भाई इस जो जीन्स है वो तो बस लड़के ही पहन सकते, लड़की नहीं पहन सकती। पैंट शर्ट तो लड़के ही पहन सकते, लड़की तो स्कर्ट ही पहनेगी। या व्यवसाय को लेके कि भाई जो सेना में तो बस लड़के ही जा सकते हैं, लड़कियां नहीं जा सकती। या टीचर तो भाई लड़कियों के लिए तो टीचर बनना ही ठीक रहता है, लड़कियों को पर्वतों पे नहीं चढ़ना चाहिए, है ना। या और चीज़ों, जैसे लड़कों को घर के काम नहीं करने चाहिए, लड़कों को तो बाहर के काम करने चाहिए, लड़कियों को ही घर के काम करने चाहिए। यानी जेंडर के साथ कुछ चीज़ों को फिक्स कर देना, ये लिंग मूल भेदभाव प्रदर्शित करना होता है। तो वो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो तो लिंग मूलक भेदभाव पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस चीज़ को दिखा रहा है, यानी कि लैंगिक रूढ़िबद्धता को दिखा रहा है। तो देखिए, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती हैं, भी हो सकता है ऐसा। लड़कियां केवल घर के कामकाज करती हैं, तो ये देखो ऐसा नहीं है, लड़कियां बाहर के काम भी करती हैं। अच्छा, ऊपर से इसमें ये नेगेटिव वर्ड भी आ रहा है। देखो, अगर लैंगिक रूढ़िबद्धता दिखाई जा रही है कहीं पे, तो इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव चीज़ है, ये हमें नहीं करनी है। तो जिसमें नेगेटिव वर्ड होगा, जिस ऑप्शन में, वही आंसर होगा, ये ध्यान रखना। तो केवल क्या है, नेगेटिव। लड़कियां उन तमाम कामों को कर सकती हैं जो लड़का कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए, सही बात है। तो भाई गलत बात कौन सी है, ये केवल वाली, ये नेगेटिव है, इसलिए आप इसको आंसर करो। देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव इतनी बेहतरीन टेक्निक है कि आप 6 सेकंड में ही आंसर कर दोगे, बजाय 60 सेकंड में करने, क्योंकि 7 सेकंड का होता है, लेकिन 6 सेकंड में करना सिखा दूंगा।
लेकिन तभी सीख पाओगे जब नेगेटिव और पॉजिटिव को अच्छे तरह से प्रैक्टिस करोगे। और उसका तरीका मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। और सीटेट में देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हीं क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करो, इन्हीं क्वेश्चनों को सीखो, इन्हीं क्वेश्चनों को समझो। और देखो ये सब सीटेट के ही क्वेश्चन है, दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन शब्द यही आएंगे जो मैं बताता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इससे ही आपको आंसर मिलेगा। चलिए, वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है? तो किसको नहीं करोगे? जो नेगेटिव होगा। बस ये देख लो। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं पर विचार करना। देखो, आवश्यकता पॉजिटिव वर्ड है। कब पॉजिटिव वर्ड है? जब बच्चे की हो, तो यहाँ पे आवश्यकता बच्चे की है, तो ये पॉजिटिव हो गया। एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द। तो देखो ये तो सेंटेंस अपने आप में काफ़ी विस्तारित है, तो ये तो पॉजिटिव है ही। मैंने कहा जो विस्तारित है वो पॉजिटिव है। सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल। अब देखो, क्योंकि ये सेकंड पेपर की हम बात कर रहे हैं, इसमें बच्चा बड़ा होता है, तो इसमें चीज़ें सुव्यवस्थित होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ ही बच्चों को पढ़ाने लगो, यहाँ पे उसके सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं, है ना। जब प्राइमरी में होते हैं तो पहले 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, फिर 5 हो जाते हैं, लेकिन जब छठी क्लास में बच्चा आता है तो उसको हमें व्यवस्थित तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, तो ये होना चाहिए। अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल देना। अब ये जो केवल वर्ड है ये नेगेटिव है। केवल, मात्र, एकमात्र, सिर्फ, ही, कहीं पे भी आ जाए नेगेटिव कर देना, क्योंकि ये आपको बाउंड करता है कि बस आप ऐसा ही करो और कुछ मत करो, तो ये नेगेटिव। तो इसी को आंसर कर दो, क्योंकि वो नेगेटिव ही पूछ रहा था। अब देखो कितना आसान है, अगर आपको केवल का पता है कि केवल नेगेटिव, तो सीधा आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं, ना क्वेश्चन पढ़ना तो चाहिए क्वेश्चन, लेकिन ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या पूछ रहा क्या नहीं पूछ रहा, उन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव को समझ लो आप। एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। यानी कि कोई नया काम है बच्चों को दिया जा रहा है, तो बच्चों को क्या बता देना चाहिए, जिससे कि उनका जो क्या कहते हैं, काम करने की जो इच्छा है, उनको कुछ उसमें प्रेरणा मिले, बच्चा कुछ प्रेरित हो। ऐसी क्या चीज़ बताए टीचर? तो भाई पॉजिटिव चीज़ ही बताएगी, तभी तो बच्चा प्रेरित होगा। तो चलिए यहाँ से, अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अधिभार के बारे में, यानी कि जो आपका अंतिम परिणाम आएगा उसमें इसका कितना वेटेज है ये पहले ही बता दे, तो बच्चा उस हिसाब से करेगा। यानी कि आप बच्चे पे जोर दे रहे हो कि भाई ये काम अगर कर लोगे तो इतने नंबर मिल जाएंगे आपको, ये आपको नहीं करना है। कि आगामी आकलन इस कार्य पर आधारित होगा। आगामी आकलन यानी कि आने वाला जो आकलन, यानी कि जो भविष्य की बात कर रहे हैं। अगर भविष्य की बात किसी ऑप्शन में की जा रही है, जैसे भविष्य की बात करने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे उच्च शिक्षण, उच्च व्यवसाय, उच्च जीवन या आगामी आकलन, ये सब भविष्य की बात कर रहे हैं, तो भविष्य की बात नहीं करनी है। करंट में बच्चों को जो है उसको वही पढ़ाओ। भविष्य की बात अगर कोई सेंटेंस कर रहा है, कोई ऑप्शन कर रहा है, तो वो नेगेटिव है। इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में अवश्य ही होना चाहिए। मैंने बताया ही, मात्र, सिर्फ, एकमात्र, ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो भाई ये भी नेगेटिव हो गया। अब क्या बचा? अब यही बचा, इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उनकी यानी कि शिक्षिका विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या हैं। यानी कि अगर टीचर बच्चों को ये कहे कि भाई देखो, जब हम इसको पढ़ेंगे, इस प्रोजेक्ट को करेंगे, या आज का जो हमारा पीरियड इसमें हम ये सब चीज़ें सीखेंगे, तो मैं ये समझती हूँ या मैं ये समझता हूँ, टीचर बोले कि आप ये काम कर सकोगे, इतना मुझे पता है, इतना तो आप सीख ही जाओगे, तो बच्चा थोड़ा मोटिवेट होगा कि अच्छा, हमारी तो मैडम को भी हमारे ऊपर विश्वास है, हमारी मैडम ने कितने बिलीव के साथ कहा है, तो हम इसको ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे बच्चा ज़्यादा सीखेगा, इसलिए आंसर ए। 8वीं कक्षा में 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य को पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। यानी कि बच्चा जो 4 बच्चे आए, चारों बच्चों में उन्होंने जो है टिप्पणी कर दी, नोट लिख दिया कि भाई कैसा किया बच्चे ने। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। तो अब जब 4 जो नोट लिखे हैं, ये चारों नोट हैं एक तरह से, तो इसमें आपको बताना है कि सबसे अच्छा काम किस बच्चे ने किया। चौथे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे अच्छा काम वही होगा जो पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना। शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। अब देखो, इसमें वर्ड तो चर्चा करना भी पॉजिटिव है और स्व भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमें अपने दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। जो बच्चा बार बार टीचर जी कर लूँ, सर जी कर लूँ, सर जी गलत तो नहीं हो रहा, सर जी ऐसे कर लूँ, देख लो सर जी एक बार तो देख लो, अगर हर चीज़ पे बच्चा इस तरह से क्वेश्चन कर रहा है, हर तरह से पूछ रहा है, तो वो अपना दिमाग कम लगा रहा है, टीचर का ज़्यादा खा रहा है। तो भाई मुझे लगता है कि ये जो सेंटेंस है, जो दिखने में पॉजिटिव है लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो इसको हम होल्ड करेंगे। अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है, महंगी सामग्री प्रयोग ना करने के प्रति सचेत है। अधिकांश समय कल्पना, देखो अति, एक मैंने बताया अति जो शब्द है ना, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है वो ठीक नहीं होती है, और यहाँ पे वही हो रहा है।
यहाँ पे देखो कुछ शब्द तो मिले, जैसे कल्पना, पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन वो कल्पना ही कर रहा है बच्चा, बना तो कुछ नहीं। सर ऐसा कर लूँगा मैं, सर मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा बना दूंगा, ये जो कूड़ा पड़ा हुआ है ना इसका मैं पहाड़ बना दूंगा, मतलब कल्पना कर रहा है लेकिन कर कुछ नहीं रहा है, सीख कुछ नहीं रहा है, तो इसको भी होल्ड पे कर दो। कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है, यानी कि कौशल है बच्चे के अंदर और उसने जो व्यर्थ सामग्री थी उसको उत्पादक वस्तु बना दी, तो ये भाई पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव रखेंगे। थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीज़ें बना दी, ही मैंने बताया कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आए नेगेटिव होगा, तो भाई ये भी नेगेटिव होगा, तो इसमें सेकंड जो है ये आपका आंसर बचा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव की कलाकारी है कि आप कभी भी गलत आंसर करके नहीं आओगे, बिल्कुल सही आंसर करके आओगे। सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं, ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वो कह रहा उपरोक्त विकल्पों में से 2 सही हैं, जो 2 सही हैं वो बताने। पहला, विषय आधारित कार्यों में हो सकता है, इसमें क्या बुराई है, यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो। ऐसा नहीं है भाई विश्लेषण तो पॉजिटिव वर्ड है, कह रहा नहीं करना हो, तो ये तो गलत हो गया बिल्कुल। अब देखिए, यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो, संदर्भ कहीं भी आए पॉजिटिव होगा। कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए, समूह कार्य या समूह चर्चा, ये भी पॉजिटिव होता है। एक ये भी पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ये होल्ड वाला है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, ये डीएसएसबी टाइप क्वेश्चन है, डीएसएसबी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, सीटेट क्लियर कर लेते हैं, तो आप ये मान लेना कि आपका 40% तो डीएसएसबी की जो 100 मार्क्स की जो सीडी और पैड आती है वो कंप्लीट हो गई, 40% बस। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखिए, अब इसमें एक चीज़ ऐसे समझो इसको कि जो संदर्भ है ना, ये इतना पॉजिटिव है कि ये नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव कर देता है, तो जिसमें थर्ड होगा आंसर वही होगा। पहली बात तो देख लो, ये रहा। अब इसके साथ क्या है, फोर्थ है समूह कार्य, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि आंसर हमें मिल गया। देखो ये ट्रिक्स होती हैं छोटी छोटी, जिनसे हमें आंसर मिल जाता है। देखो रटते तो सब हैं, लेकिन आपको थोड़ा ट्रिकी होना पड़ेगा। ट्रिक के हिसाब से अगर आप करोगे, तो थोड़ा स्मार्टली करोगे वर्क, तो ज़्यादा सफलता मिलेगी आपको। तो मित्रों, ये आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आप क्लास पसंद आई होगी। जैसी भी लगी कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, सिर्फ सीटेट से रिलेटेड, क्योंकि मुझे सिर्फ सीटेट पढ़ाना ही आता है, और इसके अलावा मैं और चीज़ों को नहीं पढ़ा पाता हूँ। क्योंकि देखो हर चीज़ का पैटर्न होता है, मुझे सीटेट का पैटर्न समझ में आ गया, इसलिए मैं 100% रिजल्ट देता हूँ। मैं उस तरह का मास्टर नहीं हूँ कि सीटेट भी पढ़ा दूँ, यूपी टेट भी पढ़ा दूँ, और ये टेट भी पढ़ा दूँ, वो टेट भी पढ़ा दूँ, केवीएस भी पढ़ा दूँ, एनवीएस भी, सब कुछ पढ़ा दूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ। और ऐसे जो लोग हैं यूट्यूब पर, अगर आप उनका चैनल देख रहे हो तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। और मैंने देखे हैं ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिनके सब्सक्राइबर लाखों में 10-10 लाख हैं, लेकिन वो खुद टीचर नहीं है, आपको टीचर बना रहे हो। तो ऐसे लोगों के पीछे मत रहो। आप जिस चीज़ की भी तैयारी करना चाहते हो, उसका स्पेशलिस्ट देखिए कि स्पेशलिस्ट कौन है, और क्या उसने खुद ये चीज़ कर रखी है, क्या खुद वो इतना पारंगत है कि कर सकता है। आप उससे कोचिंग लीजिए, चाहे यूट्यूब पे लो या ऑफलाइन लो या ऑनलाइन लो, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।